बहुत से लोग यहाँ वहाँ सर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियाँ सर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमरी का रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीज़ों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छिड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर काँप रहा था और चेहरा झुर्रियों की गुंजल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह उसके लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई ज़मीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज़ पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गज़ल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज़ साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को ज़रा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीज़ साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वज़न पर कोई और चीज़ कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्चंदा ही मुरत्तब करेगा। एक फरमाइशी कहका लगा जिसे शीशी की आवाज़ों में बीच में ही दबा दिया गया। कह कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज़ से एक्शन के लिए दूसरी मेज़ पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज़ से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज़ साहब अब आवाज़ ज़रा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागज़ों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया बॉल्ड्रिज का लेख कि उसे इतावली मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में JD रैडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे शामिल हुए। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे ज़रा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज़ को घूरती नज़र से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थीं और आवाज़ इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड से बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था।
वो बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 सालों में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगें ज़मीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है। ज़मीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरों में ही पार नहीं कर पाई। वह आदमी जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है। इस मेज़ से उस मेज़ तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ। आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भुखमरी के बाद सालों ने ज़मीन दी है। मुझे 100 मरले का गड्ढा, उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियाँ गाड़ूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दी, लेकिन ज़मीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियाँ और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वह उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर, उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा। चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह अपनी टांगें थोड़ी और चौड़ी करके बोला। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताब बादशाहों की जय बुलाता था, अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है, बेलाज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह? अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हाँ, बेलाज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूँगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किसकी बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। ये मेरे भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया था, और ये मेरे भाई का लड़का जो अभी से तपेदिक का मरीज़ है, और ये मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैश में उसे बाँह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाएगा कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहाँ से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा। तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना मेरा फ़र्ज़ है, मेरे मालिक का फरमान है, मेरा तुमसे अज़ली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नर है, मेरे वाहिगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूँगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूँगा। साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, तुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो,
एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी ये संतबानी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही मेरा नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाहिगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है, और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुँच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज़ इजाद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए हैं। तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो। तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के गाहक ये सब खड़े हैं, ये ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठे रहने दो, बकता है बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है, भौंकने दो उसे। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट आया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहना मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा शांति से काम ले, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज़ उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज पेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा। लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसे नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहिगुरु की पूजा करता है वह किसी और की पूजा नहीं कर सकता। तो वाहिगुरु का नाम लेकर, और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, 2-1 आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। पेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आज़ादी दिलाई थी कि ये आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, कि मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियों और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपने शरीर और 2 कपड़े हैं, 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतारे दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी से 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी भी कमीज़ कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया।
घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बिलात बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने में कुछ नहीं होता। भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सलाह साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो, बेहयाई 1000 बरकत है। वह सहसा रुका और ज़ोर से हंसा, यारो बेहयाई 1000 बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगे फिर से स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले गया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम, HEN हैन, हैन माने मुर्गी, DEN डेन, डेन माने अंधेरी गुफा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।